Welcome to Prism Science Academy classes, and we are about to start set 5. So this is set 5 of year 2024, and we will be attempting only the physics part of this question paper. And this question paper should have 27 printed pages. These are the instructions, 39 questions in all. QP code is given on the right. So this is the question paper code for you, and this is the first subset of set 5. And if you have to write down the serial number of the question in the answer book. So these are the instructions. ये है सारी instructions और हमारा पहला question है, how will the image formed by a convex lens be affected if the upper half of the lens is wrapped with the black paper? तो इस क्वेश्चन में दिया है कि जो इमेज जो होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर कन्वेक्स लेंस के अपर हाफ को हम ब्लैक पेपर से रैप कर दें, ढक दें. तो the size of the image formed will be one half of the size of the image due to complete lens. इमेज का साइज आधा हो जाएगा, या इमेज जो होगी अपर हाफ की वो नहीं बनेगी, उसका अपर हाफ मिट जाएगा, या ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाएगी, या लोअर हाफ जो हो जाएगा वो नहीं बनेगा. सो लेट्स चेक आउट हाउ दिस हाउ वी विल चूज वन ऑफ दीज फोर ऑप्शंस. और इसमें हम कोई एक इमेज बना लेते हैं कन्वेक्स लेंस की. सो ये है कन्वेक्स लेंस, and let this be the principal focus, sorry, principal axis. This is the optical center. First principal focus, second principal focus, this is f2, and this is 2f2. Okay. हम मान लेते हैं कि हमारी जो इमेज है वो कहीं 2f1 के पीछे है, सॉरी ऑब्जेक्ट. सो लेट दिस बी द ऑब्जेक्ट. ये है आपका ऑब्जेक्ट ए बी, और ये जो इमेज बनाएगी, ये लाइन जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है रे ऑफ लाइट, वो निकलेगी प्रिंसिपल फोकस में से, और जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी वो इस तरह से. ये है इन रेज की डायरेक्शंस, और हमारी जो इमेज बनेगी वो होगी इन्वर्टेड. ये बन गई इमेज, और ये है इन्वर्टेड. अब इसी केस में, सो दिस इज द इन्वर्टेड इमेज फॉर्म ए डैश बी डैश. अब इसी केस में हम लेट्स कवर द अपर हाफ विद ब्लैक पेपर. ओके, सो मान लो इसी केस में if we cover this upper half with black paper, so that means अब यहाँ से कोई rays नहीं आएंगी. So we don't have any rays coming from this region. तो इसमें से अब कोई rays नहीं आएंगी क्योंकि ये part और this part is covered with black paper. Okay, so we don't have any rays coming. ये cover हो गया black paper से. लेकिन ये part अभी भी, तो जितनी भी rays of light अब आएंगी वो इसके थ्रू जाएंगी यहाँ से. तो हम मान लेते हैं ये कुछ rays of light आई है, और ये एग्जैक्टली इमेज जो है वहीं पे बनाएंगे, सेम इमेज बनेगी आपकी. लेकिन इस टाइम जो रेज ऑफ लाइट है वो रिड्यूस हो चुकी है, तो रे आपकी इमेज जो है सेम उसी जगह पे बनेगी. लेकिन रेज ऑफ लाइट अब यहाँ से नहीं है, कुछ रेज ऑफ लाइट कम हो चुकी है. सो दिस इज कवर्ड, दिस रीजन इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर. तो अभी रेज ऑफ लाइट जो है वो कम हो चुकी है, इस रीजन में से कोई रेज ऑफ लाइट नहीं है, सभी रेज ऑफ लाइट यहाँ से आएंगी. तो इमेज तो आपकी वही बन रही है, वहीं पे बन रही है, उसका साइज भी उतना है. लेकिन क्योंकि रेज ऑफ लाइट अब कम है तो इसकी ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाएगी. सो इन दिस केस द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज इज रिड्यूस. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी. द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस. इसके साइज पे और इसकी पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसकी ब्राइटनेस जो है दैट विल रिड्यूस. सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. Okay, for question number 12, we have to mention the phenomena. So this is the plural of phenomenon. इसका मतलब एक से ज़्यादा phenomena है of light involved in the formation of rainbow are. So we know that जब rainbow बनता है, rainbow is formed because of the tiny water droplets that act as prism. So ये है मान लो एक tiny water droplet.
तो जब रेन शावर के बाद ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स दे आर सस्पेंडेड इन एयर, ये रह जाती हैं, तो एक वाइट लाइट जो है इस तरह से एंटर करेगी। और मान लो ये है पॉइंट ए पे एंटर, और यहाँ पे हो जाएगी रिफ्रैक्शन, मतलब ये स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर्स में। दिस वाइट लाइट गेट स्प्लिट अप इनटू 7 कलर्स। और मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको वॉयलेट और रेड। सो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड। सो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी विप क्योर। सो इट्स वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। मान लो ये 7 कलर्स में स्प्लिट होगी, तो ये होगी डिस्पर्जन। सो इस पॉइंट पे आपकी हो रही है डिस्पर्जन। सो दिस इज नाउ डिस्पर्जन होगी। सो वाइट लाइट डिस्पर्जन होगी, ये है पॉइंट बी। यहाँ पे रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट का मतलब है कि जिस मीडियम में आई है उसी मीडियम में वापस चली जाएंगी। तो ये जिस मीडियम में ये ट्रैवल कर रही है ड्रॉपलेट के अंदर, सो इसी में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये होगी रिफ्लेक्ट वापस। तो इस पॉइंट पे, इस बी पॉइंट पे हो रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो अभी तक हुआ है डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये वाटर ड्रॉपलेट में से बाहर, मतलब मीडियम चेंज हो रहा है, तो वाटर ड्रॉपलेट में से बाहर आएंगी, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सो दीज आर नाउ रिफ्लेक्टेड एट पॉइंट सी, ये हो जाएंगी रिफ्लेक्ट। सो दीज आर डिस्पर्जन, internal reflection and refraction. So our correct option is refraction is internal reflection, dispersion भी हुई है और refraction भी। So this is the correct option, refraction, reflection and dispersion. It's not reflection, it's internal. तो पहली वाली ऑप्शन गलत है। रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ये 2 बार आ चुका है, 2 बार रिफ्लेक्शन आ चुका है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे स्कैटरिंग भी है, सो ये भी गलत ऑप्शन है। एंड आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम इज। तो हमें पता है, जब भी वी नो दैट जब प्रिज्म में से एक वाइट लाइट पास होएगी, तो उसमें से 7 कलर्स जो है डिस्पर्शन स्प्लिट होके निकलेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। सो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ओके, लेट्स कंसीडर कि ये है एक वाइट लाइट, और ये जब यहाँ दिस लाइट वाज सपोज टू गो लाइक दिस, इसने ऐसे जाना था अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो अभी ये प्रिज्म है, तो ये लाइट यहाँ पे बेंड कर जाएगी और स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर्स में। तो ये इसका पाथ होना था, तो यहाँ इसके बनेंगे 7 कलर्स, और वो 7 कलर्स होंगे विप की ओर। सो 1 2 3 4 5, लेट्स से 6 एंड 7, मान लेते हैं ये 7 कलर्स है, और यहाँ पे है स्क्रीन, और ये 7 कलर्स फिर आपको इधर मिलेंगे रिफ्रैक्शन के बाद। सो ये मैंने एक, ये मान लो रिफ्रैक्शन हो गई, और ये है आपके 7 कलर्स, और ये 7 कलर्स वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। थोड़ा धीरे धीरे बोलना थोड़े। और ये है आपके 7 कलर्स, और ये 7 कलर्स स्प्लिट हो रहे हैं, तो इसमें सबसे कम डिवीजन है रेड कलर की, ये है रेड कलर, दिस इज द रेड कलर। और सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है वॉयलेट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एन, मीन्स कि लाइट कितनी बेंड करती है, मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका मतलब है बेंडिंग, हाउ मच लाइट बेंड्स। सो ये है आपकी हाउ मच देयर इज बेंडिंग ऑफ लाइट। और ये बेंडिंग ऑफ लाइट जो है ये डिपेंड करती है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, वेवलेंथ या कलर।
and it depends on wavelength or color of light. Lambda, or we can say lambda is the wavelength of color of light. So जो लाइट जितनी ज़्यादा बेंड करेगी उसका उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होएगा. हाउ मच? तो इसमें आपकी सबसे ज़्यादा बेंड कर रही है वॉयलेट लाइट और सबसे कम बेंड कर रही है रेड लाइट. तो रेड लाइट जो है सबसे कम बेंड कर रही है, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रेड लाइट है वो सबसे कम बेंड कर रही है. सो सबसे कम बेंड कर रही है इसका मतलब उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे बड़ी है. तो लॉन्गर वेवलेंथ का जो है लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है सबसे कम बेंड करती है, या फिर आप कह सकते हो कि जो लाइट सबसे कम बेंड करेंगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, और जो जितना कम बेंड करेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ही कम होगा. क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कौन सी लाइट कितनी ज़्यादा बेंड करती है. तो वॉलेट ज़्यादा बेंड कर रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है. रेड कम बेंड कर रही है, बेंड का मतलब है कि अपने ओरिजिनल पाथ से वो कितनी डिविएट हुई है. तो रेड लाइट सिर्फ यहाँ तक बेंड हुई है जबकि बाकी लाइट वॉलेट लाइट यहाँ तक बेंड हुई है. क्योंकि रेड लाइट कम बेंड हुई है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम है. तो सबसे कम जो है वो रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. दैट इज ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट. और हमें पता है बार मैग्नेट में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स है वो बनती है कुछ इस तरह से. ओके, तो ये बार मैग्नेट है. मान लो यहाँ जो अंदर जो रहेंगी मैग्नेटिक फील्ड्स वो पैरेलल रहेंगी. मैंने ये चार मैग्नेटिक फील्ड्स बनाई है, तीन, और ये कुछ इस तरह से रहेंगी. तो एक एंड से निकलेंगी और दूसरे एंड पे ये जाके मर्ज हो जाएगी. सो ये निकलती है एक एंड से और मर्ज हो जाती है दूसरे एंड पे. जिस एंड से ये निकलती है वो बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल. जहाँ से ये निकलेंगी, निकलेंगी मतलब इमर्ज, तो इमर्ज होती है नॉर्थ से, और जहाँ पे ये मर्ज होती है वो बन जाएगा आपका साउथ पोल. तो यहाँ पे मर्ज हो जाएगी. तो आपसे पूछा है कि करंट कैरिंग डिवाइस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ही जैसी कि बार मैग्नेट की होती है वो कौन सी है, और वो है आपका सोलेनॉइड. क्योंकि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड्स, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स, मान लो ये आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, यह आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स जो होंगी वो होंगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का पैटर्न बनेगा. ये है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. तो मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे रहेंगी, और इनके डायरेक्शन यूज फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब. तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, एक सर्कुलर लूप. तो अगर हम एक वायर का सर्कुलर लूप लें और इसको कनेक्ट कर दें करंट के साथ, तो इसके किसी भी आपका ये पॉइंट अगर ले लें तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में रहेगी. और जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाओगे ये और सीधे होती जाएगी. ओके, नेक्स्ट है आपका सर्कुलर कॉइल. जो सर्कुलर कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगी, और उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में रहेंगी. रह गया सोलोनॉइड. तो सोलोनॉइड जो है एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है जो क्लोजली, दैट इज क्लोजली बाउंड और कॉइल्ड और क्लोजली रैप इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर. तो ये है आपका सोलेनॉइड. और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो वैसी ही होंगी जो बार मैग्नेट्स में होती है. अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड्स जो रहेंगी वो पैरेलल रहेंगी. तो ये भी यहाँ पे एक एंड से निकलेंगी और दूसरे एंड पे जाके मर्ज हो जाएंगी. तो सेम. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स अगर यहाँ से निकली तो यहाँ मर्ज हो जाएंगी, और जहाँ से ये इमर्ज होंगी वो बन जाएगा साउथ पोल, और जहाँ पे मर्ज हो जाएंगी वो बन जाएगा आपका साउथ पोल. तो इसका एक एंड बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह और एक बिहेव करेगा साउथ पोल की तरफ. तो ये मर्ज इमर्ज हो रही है, यहाँ से निकल रही है इमर्ज. तो ये है आपका नॉर्थ, और जहाँ पे मर्ज हो रही है वो है आपका साउथ पोल. तो यहाँ हो रही है मर्ज. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ये
वाला पैटर्न, और ये बार मैग्नेट में जो सेम है, तो हमारी ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40। Okay, question number 15. For question number 15, it's given that a uniform magnetic field exists in the plane of paper. तो ये है आपका plane of the paper, जैसे कि आपका वर्कशीट रहेगी. सो इन दिस फील्ड एंड ऑन द टेबल, वर्कशीट ऑन द टेबल, वो से आप मान सकते हैं प्लेन ऑफ पेपर. सो इसमें दिया है कि इलेक्ट्रॉन है कि पॉजिट्रॉन. इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, और पॉजिट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. Positron P plus, this is positively charged particle. This is positively charged and they enter in the magnetic field as. So इलेक्ट्रॉन जो है और पॉजिट्रॉन की दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पे फोर्स किस तरफ लगेगी. और अगर हम रिकॉल करें, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. सो जो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ आई करंट is always taken, क्योंकि हम जब भी सर्किट बनाते हैं तो उसमें जो करंट है वो फ्लो करता है नेगेटिव की तरफ. तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज टेकन एज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो हो जाएगा ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इधर, तो मतलब ये और डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ये ऊपर होगी. तो इसमें भी ये, इसका मतलब ये भी जो है पॉजिटिव है, तो ये, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इस तरफ. तो मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आएगा वो आपकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है. तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दोनों में डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट जो है वो ऊपर की तरफ है. अब अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाए, इफ वी अप्लाई द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है ये वो ये बोलता है कि इफ वी स्ट्रेच, अगर हम स्ट्रेच करें, हम फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, तो हम फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को अगर हम स्ट्रेच करें, और आपकी जो ये जो इंडेक्स फिंगर है ये आपकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, और अगर ये मिडिल फिंगर आपकी डायरेक्शन देती है करंट की, जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट आउट करेगा वो डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स ऑफ, जो फोर्स लगेगी फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी वो. तो इस केस में हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है इस तरह. ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन है ऊपर. और हमें ये जो फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और जो थंब है, ये आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर स्ट्रेच करने हैं. तो ये आपकी आ गई, आप इसे बोल सकते हो ये है फोर फिंगर, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रही है. और ये जो करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय द मिडल फिंगर. आप अपनी जो शीट ऑफ पेपर है उसमें ये इस तरह से आप स्ट्रेच कर लो, तो आपका शीट ऑफ पेपर जो है वो डेस्क पे रहेगा. और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है. और मिडिल फिंगर तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगी, मिडिल फिंगर कुछ इस तरह से, ये मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ है, और ये मिडिल फिंगर है ऊपर की तरफ, और ये है मैग्नेटिक फील्ड. और अभी आप थंब देखोगे तो वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर जा रहा है. तो इसका मतलब ये आपकी डायरेक्शन है करंट की, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. सो इसका मतलब है हमारी ऑप्शन है बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. सो ये है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और वो जाएगी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाए तो. सो दे बोथ आर पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और ऑप्शन है बोथ इसलिए क्योंकि दोनों में करंट की डायरेक्शन जो है वो सेम है. सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन ए. ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है इलेक्ट्रॉन्स दे मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन अ कंडक्टर व्हिच इज ट्रू, और एंड लेट मी शो यू हाउ, ये कैसे होता है. सो हमें पता है कोई भी एटम में जो न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रल कोर में होता है, उसके चारों तरफ रहता है इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड. और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. तो मान लो ये है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, इसके चारों.
और यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मतलब ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज का मतलब है ये है लोअर पोटेंशियल में। दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। ज़्यादा नेगेटिव चार्ज मतलब लोअर पोटेंशियल। और यहाँ पे एक और एटम है, उसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, लेकिन यहाँ ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम इसे मान लेते हैं कि ये ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज है। ज़्यादा कम इलेक्ट्रॉन्स मतलब ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज। ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज का मतलब है ये है हायर पोटेंशियल पे। तो यहाँ पे लोअर पोटेंशियल मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इस तरफ को। सो दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये हम ले लेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करते हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, विच इज़ ट्रू। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन ये है, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट की जो हम डायरेक्शन लेते हैं वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इधर को है, ये इलेक्ट्रिक करंट है। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका कन्वेंशनल करंट है। और इस सब को जो मेंटेन करता है वो होता है आपका एक सेल। सेल होता है कॉम्बिनेशन, और सॉरी बैटरी, या बैटरी या सेल। तो सेल बना लें या बैटरी बना लें इधर, और ये सब मेंटेन जो करता है वो करती है एक सेल या, सो दिस इज मेंटेन्ड, इट्स नॉट मेजर्ड, इट्स मेंटेन्ड। दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो लोअर पोटेंशियल की तरफ से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और ये मेंटेन करता है एक सेल। सो ये भी ट्रू है, और यही इसका रीजन है यहाँ इधर से इधर फ्लो करने का। तो इसका मतलब है हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन A. That is both A and R are true, and reason is the correct explanation of assertion A. So हमारी ऑप्शन जो रहेगी वो रहेगी ऑप्शन A. That is, so A is the correct option. Both assertion, that is A, and reason R are true, and reason R the correct explanation of assertion A. So option A is the correct answer for this one. Okay, for question number 25, it's given that the heat produced at a point due to concentration of sunlight by a convex lens burns a paper. Explain why. और इसका रीजन है the sunlight is converted at a point by convex lens which generates heat. तो सारी की सारी सनलाइट जो है वो कन्वेक्स लेंस, एक ही कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो ये सारी की सारी हीट को एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर देगा, और उससे पेपर, और जो सनलाइट है उसमें रहती है हीट, तो हीट से वो पेपर बर्न हो जाएगा। एंड लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। तो ये है आपका जो कन्वर्जिंग लेंस है, दैट इज ए कन्वेक्स लेंस। लेट्स से दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, और ये है ऑप्टिकल सेंटर। तो जितनी भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू आएंगी वो उन सभी रेज ऑफ लाइट को ये कन्वर्ज करेगा। सो सभी रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी सभी को ये कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे ले आएगा जहाँ पे बनेगी सन की इमेज। सो लेट्स से दिस इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सारी की सारी रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी वो हो जाती है प्रिंसिपल फोकस में से। तो इसका मतलब है जो इमेज जो बनेगी वो बनेगी प्रिंसिपल फोकस पे, ऐसे। और सारी की सारी, और सन रेज जो है वो है इंफ्रारेड रेज। तो यहाँ पे एक इमेज बनेगी जो कि इमेज बनेगी सन की, और वो सारी की सारी रेज जो है वो कन्वर्ज होगी एक पॉइंट पे जिससे हीट जनरेट होती है, क्योंकि इनमें होती है इंफ्रारेड रेज, जिससे पेपर बर्न हो जाएगा। So the first के लिए आंसर है ये, the sun is converged, sunlight is converged at a point by convex lens which generate heat causing the paper to burn. Name the term used to given to the point at which the paper starts burning. तो पेपर बर्न हो जाएगा इस पॉइंट पे, और ये होता है आपका प्रिंसिपल फोकस। और नेक्स्ट है व्हाट डज द ब्राइट स्पॉट फॉर्म। तो ये सभी रेज जो है एक ब्राइट स्पॉट बनाएंगी जो कि रियल इमेज हो जाएगी सन की।
So this is a real image of the sun formed on the पेपर. सो ब्राइट स्पॉट का मतलब है सन की इमेज वो बनाएगा, और सन जितनी भी रेज ऑफ लाइट है उनमें इंफ्रारेड होती हैं, और वो सभी हीट जनरेट करती हैं, क्योंकि वो सब की सब एक जगह आके कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी, तो द पेपर स्टार्ट्स टू बर्न. Okay, for question number 26, it's given an electric source can supply a charge of 500 coulomb. So कोई इलेक्ट्रिक सोर्स है वो सप्लाई करती है चार्ज, और चार्ज का सिंबल है Q, यूनिट है कूलम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय C, और करंट ड्रॉन बाय डिवाइस, जो करंट है वो 25 मिली एम्पियर है, जो कि एसआई यूनिट नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, और 1 मिली एम्पियर होती है 10⁻³ एम्पियर. तो 25 मिली एम्पियर का बन जाएगा 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर. और जो करंट का फॉर्मूला है वो होता है Q/T, जहाँ T है सेकेंड्स में, करंट है एम्पियर में, ये है कूलम में, और टाइम जो है वो सेकंड में. जिसका मतलब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको जो टाइम होएगा वो मिलेगा Q/I. और Q जो है वो 500 है, और I मीन्स करंट है 25 इंटू 10⁻³ और ये है सेकेंड्स. सो इट दिस इज 25 5 आर 5 5 इज 25, दिस इज 100, और ये हो जाएगा 20, और टाइम हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10³ सेकेंड्स. तो 10³ का मतलब है 1000, सो 20,000 सेकेंड्स इज द टाइम. सो 20,000 सेकेंड्स टाइम में इतना करंट जो है इतने चार्ज के साथ फ्लो करेगा. दिस इज 20,000 seconds. Okay, for question number 31, we have to study the diagram given below and answer the questions that follow. Okay, इस डायग्राम को अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पे आपका ये जो नियर पॉइंट है, जो कि होता है 25 सेंटीमीटर नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, ये दूर चला गया है, ये इधर को चला गया है. तो इसका मतलब नॉर्मल जो आपका नियर पॉइंट है वहां से मूव कर गया है. सो नॉर्मल नियर पॉइंट से आपका जो नियर पॉइंट है किसी नॉर्मल ह्यूमन आई का, वो दूर चला गया. द नियर पॉइंट इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट. सो वी कैन से दैट नियर पॉइंट जो है वो आपका, ये आपका नियर पॉइंट है, ये दूर चला गया है. सो नियर पॉइंट हैज मूव्ड फार्दर अवे, और नियर पॉइंट होता है पास के ऑब्जेक्ट देखने के लिए. हैज मूव्ड अवे फ्रॉम नॉर्मल नियर पॉइंट विच इज 25 सेंटीमीटर. सो इसका मतलब है आप पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं. तो डिफेक्ट ऑफ विजन जो है इसमें वो डिपिक्टेड इन दिस डायग्राम जो है वो है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम बोलते हैं फार साइटेडनेस. मतलब आप दूर के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हो, पास के नहीं. सो हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, ये है डिफेक्ट ऑफ विजन. और टू कॉजेज ऑफ डिफेक्ट इसके ये है कि या तो आपकी फोकल लेंथ जो है इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई है, फोकल लेंथ बढ़ गई है, क्योंकि आपकी इमेज जो है वो अब इधर बन रही है. तो ये आपका फोकस है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ आपकी इंक्रीज हो, फोकल लेंथ हैज इंक्रीज्ड. और फोकल लेंथ इंक्रीज हो सकती है, या फिर आपका आई बॉल जो है वो श्रिंक हो गया, ये आई बॉल जो है वो आपका श्रिंक हो गया. तो आप इसमें दो रीजन आप लिखोगे, आई बॉल इज टू शॉर्ट. so this could be the two reasons. या तो फोकल लेंथ बढ़ गई है, फोकल लेंथ ऑफ इज टू लॉन्ग, और आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल. तो फोकल लेंथ is too long or eyeball is too small. Focal length is too long or eyeball is, we can say, too small. ये too small, आप ऐसे याद रखना, too small. ओके. अब इसमें पूछा है नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, और इस डिफेक्ट को हम करेक्ट करेंगे बाय यूजिंग convex lens of suitable focal length. So this defect can be corrected by using a convex lens of appropriate power.
So by using, कैसे करेक्ट होएगा? So this is corrected by using a convex lens appropriate power. एक appropriate power, और मतलब आपका जो चश्मे का जो नंबर रहेगा वो प्लस में रहेगा, +3 + 2D ऐसे कुछ, by using convex lens of appropriate power. और ये कैसे करेक्ट करेगा, इसमें आप डायग्राम भी बना सकते हो। तो मान लो लेट दिस आई बॉल बनाया जिसमें ये कॉर्निया और ये है आई, और यहाँ पे है आपका कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स सॉरी आई लेंस, ये है आई लेंस। हमें यूज करना है एक कन्वेक्स लेंस जो कि जो रेज ऑफ लाइट है, जो आपका नॉर्मल नियर पॉइंट है, ये आपका नॉर्मल नियर पॉइंट था, ये आपका दूर चला गया है, ये आपका इधर चला गया है। तो क्या करेगा ये, जितनी भी रेज ऑफ लाइट है यहाँ से रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा, और ये कन्वर्ज करेगा, फिर ये थोड़ा और कन्वर्ज करेगा आई लेंस, और सभी रेज ऑफ लाइट को ले आएगा रेटिना पे, यहाँ पे। तो इस तरह से ये रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा। तो आपका नॉर्मल नियर पॉइंट जो है फिर से 25 सेंटीमीटर पे आ जाएगा, मतलब आप जो है पास के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, और हमें लगेगा ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है जहाँ पे आपका नॉर्मल नियर पॉइंट चला गया है। तो इसको हम बनाते हैं, जब हम शो करते हैं कि लग रहा है इट सीम्स टू बी, तो इन रेज ऑफ लाइट को हम करेंगे डॉटर। सो दिस इज हाउ this is the correction of hypermetropic eye. ये है correction of hypermetropic eye. So we use convex lens of appropriate power. Next question है, what is dispersion of white light? So dispersion of white light का मतलब है splitting of white light into 7 colors. उसे हम कहते हैं dispersion of white light. So let me write down, this is the R part. So R part says what is dispersion of white light. So dispersion means splitting of white light into its constituent. Constant मतलब जिससे white light बनी है, जो components हैं उसके. The splitting of white light into its constituent colors is called dispersion. ये होता है dispersion. इस phenomena को हम बोलते हैं dispersion. और हमसे पूछा है, नेक्स्ट हमसे पूछा है state its cause. So इसका cause है कि जो व्हाइट लाइट में जो कलर्स है उनकी होती है अलग अलग वेवलेंथ, और अलग अलग वेवलेंथ के कलर्स जो है अलग अलग एंगल्स पे बेंड होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो अलग अलग कलर्स हैं, अलग कलर्स मतलब डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट जो है, सो दिस इज द रीजन, डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट दे बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स, वो अलग अलग एंगल से बेंड करते हैं क्योंकि सबकी वेवलेंथ जो है वो अलग अलग है, सो दे बेंड थ्रू different angles with respect to incident rates. I will show you it in the diagram. मैं ये बताऊंगा आपको diagram में, with respect to the incident line. And let me show you how. मान लेते हैं ये आपका प्रिज्म है, और व्हाइट लाइट जो है वो ये है व्हाइट लाइट, जिसे हम बोलते हैं इंसिडेंटल। तो इस व्हाइट लाइट का एक्चुअली पाथ होना था ऐसे, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये होना था, तो इसे हम शो करेंगे आपके डॉटर लाइन से, तो इसने ऐसे जाना, लेकिन हुआ क्या, ये करेगी बेंड और स्प्लिट होगी इसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। ये है 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, 4, 5, 6 और 7। और अगर हम यहाँ पे स्क्रीन बनाए, तो स्क्रीन पे ये 7 कलर्स जो है
बैंड ऑफ 7 कलर्स को स्पेक्ट्रम, ये है मान लो स्क्रीन, ये मान लेना। तो ये 7 कलर्स जो है यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर दिखेंगे, और these are 7 colors, और इन 7 कलर्स को याद रखने के लिए हम यूज करते हैं विबग्योर। सो दिस इज VIBGY, so VIBGYONR. Okay, so this is the reason what this is the incident white light. मैं यहाँ लिख दूंगा incident ray which is the white light, और ये हो गए 7 कलर्स, ये हैं इनकी डायरेक्शंस, these are the directions of the incident white light, और ये है आपका विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, और इसे हम बोलते हैं बैंड ऑफ 7 कलर्स को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये है आपका स्पेक्ट्रम, क्योंकि इस कलर इस जो फिनोमेना है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट में, जो कि जिसे हम बोलते हैं डिस्पर्शन, सो ये हो रही है डिस्पर्शन। इस डिस्पर्शन में जो सबसे कम बेंड करेगी वो है रेड लाइट, और जो सबसे ज्यादा बेंड करेगी वो है वायलेट। तो सबसे ज्यादा बेंड करेगी उसकी वेवलेंथ होगी सबसे कम, और सबसे कम बेंड करेगी उसकी वेवलेंथ होगी सबसे ज्यादा, यानी कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है वो लीस्ट बेंड करेगी, वायलेट की वेवलेंथ जो है वो कम है तो सबसे ज्यादा बेंड करेगी। सो और इस क्वेश्चन में पूछा भी है, it's asked in the question, draw a ray diagram to show the dispersion of a beam of white light by a glass principle. So ये है diagram to show dispersion. Okay, for question number 32, part A में पूछा गया है what happens when a bundle of wires of soft iron is placed inside the coil of a solenoid current carrying steady current. Steady current का means मतलब current is constant. So question A को पहले समझ लेते हैं। तो solenoid होता है insulated copper wire, एक insulated copper wire ले लो और उसे आप रैप कर दो क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। सो ये है एक insulated copper wire जो कि क्लोजली रैप कर देंगे। ये रैप का मतलब इस तरह से जैसे बुक की स्पिरल बाइंडिंग होती है वैसे क्लोजली रैप इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, और इस सिलेंडर की शेप में रैप करनी है। ओके, ये हमने कर दी रैप क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, और इसमें है करंट। तो इसकी जो ये वायर्स है इसे हम अटैच करेंगे बैटरी के साथ, और यहाँ लगा देते हैं कीज क्लोज। पॉजिटिव नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो करंट गया ऐसे ऐसे, इट कम्स लाइक दिस एंड गो दिस, तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। अब इसमें दिया है बंडल ऑफ वायर्स ऑफ सॉफ्ट आयरन वायर की जो बंडल्स ऑफ वायर्स हैं वो हमने इसमें इंसर्ट कर दी। ये मान लो बंडल ऑफ वायर्स है, ये आपने इंसर्ट कर दी। तो हमें पता है करंट कैन सोलनॉइड इट बिहेव्स, इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। सो दीज आर द बंडल्स ऑफ वायर, यहाँ पे डाल दी बंडल्स ऑफ वायर। तो इन बंडल्स ऑफ वायर पे होगा क्या? सो हमारा आंसर है व्हाट हैपेंस व्हेन अ बंडल ऑफ वायर्स ऑफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड। तो ये बन जाएगी आपकी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी एग्जैक्टली एज अ बार मैग्नेट। तो ये बंडल ऑफ वायर्स हो जाएंगी मैग्नेटाइज। तो इसका आंसर है द बंडल ऑफ वायर्स विल गेट मैग्नेटाइज्ड। नाउ नेम द डिवाइस ऑब्टेन्ड, जो आपकी जो डिवाइस जो बनेगी ये बन गई आपकी, क्योंकि करंट कैरिंग जो वायर है वो बिहेव कर रही है, इसमें करंट जाने पे ये मैग्नेट बनी है, तो आपकी जो डिवाइस है वो बन जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब जब तक इसमें करंट रहेगा तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। एज सून एज यू स्विच ऑफ द करंट इट विल लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एंड व्हाई इज इट कॉल्ड सो, इसे हम ऐसा क्यों कहते हैं? इट बिहेव, क्योंकि इसका आंसर है इट बिहेव्स एज ए मैग्नेट, ये एक मैग्नेट की तरह काम करेगी, बिहेव्स एज ए मैग्नेट। लेकिन ओनली ओनली मतलब तभी तक व्हेन करंट passes through the solenoid, जब तक इसमें से एक स्टेडी करंट पास हो रहा है। व्हेन करंट passes through
सोलोनाइड। तो ये थे इसके 3 आंसर और ये मैंने आपको समझा दिया। और नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट पूछा गया है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड और वो होंगी इस तरह से पैरेलल सेट ऑफ इक्विडिस्टेंट एरोज। ये है मैग्नेटिक फील्ड्स। सो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से बनेगी। ये अंदर बिल्कुल पैरेलल सेट ऑफ एरोज बनाएंगे हम। और पैरेलली नहीं, इनके बीच की डिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे ये है पैरेलल इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मीन्स उनके बीच की डिस्टेंस सेम है, इक्विडिस्टेंट। सो पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट सेट ऑफ एरोज। और ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो ये we are done with the first part. What does this pattern of magnetic field lines indicate? और ये भी मैंने बता दिया, this pattern indicates that the magnetic field is uniform. So you can write that this pattern indicates that magnetic field is uniform. Okay, let's move on to the next one. Okay, we are on to question number 36 और question number 36 का part A है, the potential difference across the two ends of a circuit component is decreased to one third of its initial value while its resistance remains constant. So resistance constant है, potential difference की value जो है वो one third हो जाती है, तो what change will be observed in the current flowing through it? So this is question number 38 part A का first part है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस डिक्रीज टू वन थर्ड इट्स वैल्यू। तो हमें पता है और हमसे पूछा है चेंज इन करंट, तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ से करंट निकलेगा V I इज इक्वल टू V बाई आर। इसे मान लेते फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीज टू वन थर्ड इट्स इनिशियल वैल्यू। सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीज्ड टू वन थर्ड। So potential difference is decreased to one third of its initial value. So this is one third of its initial value. तो हम नई potential difference बना लेते हैं V dash। V dash होगी, पहले वाली potential difference थी V, उसका one third। और हमसे पूछा है what change will be in the current। so हमें बाहर निकालना है नया करंट। तो नया करंट हो जाएगा I dash, वो हो जाएगा V dash। और रेजिस्टेंस जो है आपकी सेम है, V dash है आपका V बाय 3/R। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 V बाय R। और ये V बाय R है आपका ओरिजिनल करंट। सो ये है आपका ओरिजिनल करंट I। सो यहाँ लिख सकते हैं I। तो इसका मतलब है नया करंट हो जाएगा वन थर्ड ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। सो हम यहाँ लिख सकते हैं that new current will be one third of the original value. So current becomes one third of its initial value. So this current, we can say it becomes one third of its initial value। और इसे हमने शो भी कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एंड स्टेट द लॉ विच हेल्प्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। और इसमें जो हमने लॉ यूज किया है वो है आपका ओम्स लॉ। सो our next answer should be, so this was our first answer, this is second answer is Ohm's law। You have to name that and you have to state that, means you have to explain that। And Ohm's law states that the potential difference across the ends of a conductor, so here we can write potential difference across the ends of a conductor
is directly proportional. So that is directly proportional to the current flowing through it. So we can say that it's directly proportional to the current flowing through it, and condition is that temperature remains constant. So provided it's its temperature remains constant or temperature remains same. Okay, so we are done with this part. The next question says that we have to draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of four 1.5 volt cells. So we have this battery of four 1.5 volt cells. So we have four cells. This is one cell. This is second. This is third, and this is fourth. And each cell is of 1.4. So, and we have four cells. Though this is 6 volt battery. So we have 6 volt battery. And now we have to connect this. So we have to connect a battery, 5 ohm resistor, a 10 ohm and 15 ohm resistor. And they are all connected in series and a plug key. So all these are connected in a series with a key. So we have three resistors that are to be connected in series. And these are, the first resistor is the 5 ohm resistor. Then second is the 10 ohm resistor. They are connected in series. That means that ends are connected end to end. So second is the 10 ohm, and the third one is the 15 ohm resistor. They are connected end to end, and they are connected with a battery. So let's connect a battery here in the closed state. So ये battery है closed. Sorry, ये key है closed. और ये बन गया आपका schematic diagram, और यही सब हमें इसमें connect करना था. So current flows in this direction, I. So this is the direction of the flow of the current with a key and three resistors 5, 10 and 15 ohm. Okay, now let's read out. आगे पढ़ते हैं. And now find the electric current passing through the circuit and the potential difference across the 10 ohm resistor only when the key is closed. So we have to find the current. और करंट निकालने के लिए हमें निकालनी पड़ेगी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. ये कनेक्टेड है सीरीज में. तो सीरीज में हम रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंसेस को करते हैं +5 +10 +15, which is 30 ohm is the net resistance. और हमें फाइंड आउट करना है करंट. तो आपका V है 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट होता है V बाय R. तो दिस इज 6/30, which is equal to 1/5, and that is equal to 0.2 ampere. So 0.2 ampere is the current in the circuit. अब हमें फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर. सो 10 ओम रजिस्टर है ये, इसके क्रॉस निकालनी है हमें पोटेंशियल डिफरेंस. तो 10 ओम रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब करंट जो है सभी रजिस्टर्स में जो है करंट जो है सेम रहेगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है सीरीज में, और जब रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो सब में करंट सेम रहता है. तो हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हम निकालनी है 10 ओम. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम में रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है, उसमें करंट जो जाएगा वो 0.2 एम्पियर है, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है I इंटू आर, जो कि है 0.2 इंटू 10, विच इज इक्वल टू 2 वोल्ट. तो 2 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस जो है फ्लो करेगी across 10 ohm resistor. Okay, when the key is closed. Now let's move on to OR. What is the potential difference between 2 points said to be 1 volt? So now we are attempting OR part. This is B's
फर्स्ट पार्ट, और हमसे पूछा है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है आई इंटू आर। जब करंट 1 एम्पियर हो जाएगा और रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाएगी तो ये हो जाएगी 1 वोल्ट। So this is 1 ampere into 1 ohm. And we can write, or in terms of, if we have to write it in terms of the work done, we can also write it as, we know that V is equal to W by Q. So when work done is 1 joule and work done is 1 joule, charge is 1 coulomb, we can say that it becomes 1 volt. So when 1 joule of work is done, Mhm. From one point to the other, मेरी और आपकी और भेजो पूछते नहीं खाइए बच्चे ने potential difference is said to be 1 volt. जा रहा है आंसर गलत आ रहा है, ना छुट्टी करो शाम को. Okay, for next question, it's given a copper wire has a diameter of 0.2 mm. So we are attempting the second part. So this has a diameter of 2 mm, and so this has a diameter of 2 mm. So 2 mm is not the SI unit. That means we have to convert it into meter. And to convert it into meter, let's multiply it with 10 raised power minus 3. So this becomes, diameter is now 0.2 into 10 raised power minus 3 meter. And let's find out the radius. So radius is 0.2 into 10 raised power minus 3 divided by 2 meter, which is 0.1. So R is equal to 0.1 into 10 raised power minus 3 meter. Now 0.1, I can write it as 1 by 10 into 10 raised power minus 3, which becomes radius is now equal to 10 raised power minus 4 meters. So this is the radius. Okay, moving, let's read the question further. It says that it has a resistivity of, so resistivity is given. And resistivity has the symbol rho, resistivity का symbol है, और ये है 1.6 into 10 raised power minus 8 ohm meter. ये है resistivity. So what will the length of the wire to make its resistance 14 ohm? आपको resistance चाहिए 14 ohm करनी है आपने, और कितनी length of wire required होएगी, तो resistance है 14 ohm. और हमें पता है, we know that the resistance of the wire. So now the resistance of the wire is given by rho into L by A. इसको हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये है R into A is equal to rho into L, और L हो जाएगा R into A by rho. इसमें पुट इन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू 14 ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 80. इसमें वैल्यू पुट करेंगे 14 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है 10 रेज पावर माइनस 4 का स्क्वायर, और ये है 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 8, 7 2 is 14, so this is equal to 44 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4 का स्क्वायर है 10 रेज पावर माइनस 8 अपॉन 1.6 into 10 raised power minus 8. This gets cancelled, so we have 44 to 40 by 16.
और ये 4 से हो जाएगा कैंसिल। दिस इज 110, फिर 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 5s are 10, so 55 by 2. 55 by 2 means this is 2 2s are 4, 2 7s are 14, 27.7 meter is the length of the wire. So length of the wire है 27.5 meter. Okay. Again, next, what is given in the question? Question में next दिया है. So what will the length of the wire? हमने find out कर लिया. How much does the resistance change if the diameter of the wire is doubled? Now the diameter डबल हो गई है, diameter डबल हो गई है, इसका मतलब रेडियस भी डबल हो जाएगी. बिकॉज डायमीटर, ये नई डायमीटर है तो नई रेडियस हो जाएगी 2r डैश. 2 इन डी आर होता है 2r. तो इसका मतलब रेडियस भी आपकी डबल है. तो आपसे पूछा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज. तो अब हम निकालेंगे रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो हमें पता है रेजिस्टेंस होता है रो इंटू एल बाय ए. तो आपकी रेजिस्टेंस पहले आपको दे रखी है 14, ये है 14 ओ. जब आपकी लेंथ जो है 27.5 मीटर है, तो ये रेजिस्टेंस है. अब नई रेजिस्टेंस जो हो जाएगी वो रेजिस्टिविटी उतनी ही रहेगी, लेंथ जो है वो उतनी ही है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ हो जाएगा पाई, ये आर डैश नई रेडियस. तो ये हो जाएगा रो इंटू एल और दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये हो जाएगा पाई इंटू आर डैश. नई रेडियस है 2r, तो ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर. इसे हम लिख सकते हैं रो इंटू एल अपॉन पाई. सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सो 4 पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज 1/4. 1/4 रो एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. और ये जो वैल्यू है ये है आपकी 14 ओम, पहले थी 14. तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 14, दिस इज 27. और ये हो जाएगी 3.5 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगी. तो चेंज कितना है? तो चेंज in resistance. So what will be the change in resistance? So change का मतलब है जो फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करना. फाइनल रेजिस्टेंस है 3.5. लेट्स फाइंड आउट द चेंज. क्योंकि r बड़ा है तो दिस इज 1 माइनस r डैश. ये कम हो गया तो 14 माइनस है 3.5. So 14 minus 3.5 हो जाएगा 11.5. So that will be the change. So 14 minus 3.5, sorry, 14 minus 3.5 हो जाएगा आपका 10.5. So 10.5 ohm is the change in resistance. We have to subtract 40 from 3.5. This is 5 and 10.5. So 10.5 जो है change है क्योंकि इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा है और वो थी आपकी 14. ये आपको पहले दे रखी है और वो होती है रो इंटू एल बाय ए. फिर हमने निकाली नई रेजिस्टेंस नई रेडियस डाल के, और जब हमने कैलकुलेट किया तो वो आई 3.5, क्योंकि ये जो है ये आपका 14 ओम है. सो दिस इज एक्चुअली रो एल बाय पाई आर स्क्वायर इज ए. तो यहाँ पे मैं इसकी जगह ए भी लिख सकता हूँ. इसको आप लिख सकते हो 1/4 इंटू रो एल बाय ए. ये जो है ये आपका 14 है तो इसकी जगह मैंने 14 डाल दिया, 3.5 आ गया. और ये थी आपकी चेंज इन रेजिस्टेंस. और इसके साथ ही हमने कंप्लीट कर दिया है ये क्वेश्चन. Let's move on to the next one. Okay, for question number 39. Question number 39 में दिया एक highly polished surface, जैसे कि mirror reflects most of the light falling on it. And in our day life we use two types of mirrors. एक यूज करते हैं प्लेन और दूसरा स्फेरिकल. और जिस स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, सो इनवर्ड्स वाला होता है कनकेव और आउटवर्ड वाला होता है कन्वेक्स मिरर. जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड या आउटवर्ड होता है उनके नाम है कनकेव और कन्वेक्स. हमें डिफाइन करना है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर. सो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर इज a line passing through
हम डिफाइन करने जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर. The principal axis of a concave mirror is the line passing through the pole and center of curvature of a concave mirror. So it is a line passing through a pole and center of curvature. तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस. और अगर आपको शो करना है कनकेव मिरर के लिए तो आप इसमें एक डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हो. इस तरह से एक कनकेव मिरर बनाइए. कनकेव मिरर इज थिक एट द एजेस. तो ये एजेस पे थिक है और ये है पोल. और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो लाइन जाएगी तो ये है आपका पोल, जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं. सो ओके, इट हैज़ टू बी ए कनकेव मिरर. ये लेंस है, सॉरी. इट हैज़ टू बी अ कनकेव मिरर. ये है कनकेव मिरर. सो कनकेव मिरर का ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कर्व इनवर्स. तो ये है इसका पोल और लेट इट बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं. जिस फेयर का ये पार्ट है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो उसके थ्रू जो लाइन जाएगी पोल और इसमें से उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये है principal axis. So this is principal axis of a concave mirror. Now, next part में दिया ray of light is incident on a concave mirror parallel to its principal axis. But if this ray after reflection from the mirror passes through the principal axis from a point at a distance of 10 centimeter from the pole of the mirror, find the radius of curvature of the mirror. आपको दिया है एक रे ऑफ लाइट जो कि कनकेव मिरर पे इंसिडेंट है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है. वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट में से जाती है और हमें पता है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से जाएगी. और वो पॉइंट है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. हमें निकालनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो इस पार्ट बी में क्या दे रखा है, इसी डायग्राम को कंसिडर करते हैं. तो ये है आपका कनकेव मिरर. इसको हटा देते हैं. इसमें एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक पॉइंट में से जाएगी और वो पॉइंट है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस. तो रे ऑफ लाइट ये जा रही है और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस इसे बोलते हैं. और इसकी जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं एफ. और ये एफ हमें दे रखी है, ये है आपकी 10 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब एफ जो है वो है 10 सेंटीमीटर. हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है 2 टाइम्स एफ. तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, मूविंग ऑन टू द सी पार्ट. इसमें पूछा है an object is placed at a distance of 10 centimeters. सो ये है सी का फर्स्ट पार्ट. सो सी का फर्स्ट पार्ट, एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब इसकी डिस्टेंस है यू 10 सेंटीमीटर और उससे हम लेते हैं नेगेटिव बिकॉज इट्स इन द फ्रंट ऑफ द मिरर ऑन द लेफ्ट साइड. और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो है वो है 15. और सॉरी, कन्वेक्स मिरर है ये. तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हम लेते हैं पॉजिटिव. वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब हमें निकालना है व्यू और ये है मिरर. तो हम यूज करेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला. सो दिस इज मिरर फॉर्मूला. और मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. 1/u है आपका -10 और फोकल लेंथ है 15. सो इसे लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/15. 1/v is now 1/15 plus 1/10. और v हो जाएगी 15 और 10 का एलसीएम है 30. दिस इज 2 + 3. तो 1/v is equal to 5/30 which is equal to 1/6. और v मिल जाएगा आपको 6 सेंटीमीटर. क्योंकि ये प्लस है इसका मतलब ये इमेज बनी है मिरर के पीछे. तो v is equal to plus behind the mirror. This is plus.
ओके, हमने निकाल लिया v। तो नेक्स्ट हमसे पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, हमने निकाली है। मिरर फॉर्म से वर्चुअल डायरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर। सो ये जो वर्चुअल डायरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज जो बनाता है, ये बनाता है कन्वेक्स मिरर। और इसके लिए रे डायग्राम आपने बनाना है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये है सी का सेकंड पार्ट, और हमारा आंसर है कन्वेक्स मिरर, जिसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि रेज ऑफ लाइट को ये कन्वर्ज करता है। ये है कन्वर्जिंग मिरर। ओके, इसका बनाना है हमने रे डायग्राम, कैसे ये इमेज बनाएगा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो आपके ऑब्जेक्ट जो है, सो हम बनाते हैं सबसे पहले कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, लेट्स से दिस इज द कन्वेक्स मिरर। तो इसका जो ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब लाइट इधर से नहीं आएगी, इट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, दूसरी तरफ से। ये बना लेते हैं, इसका पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा इधर, इसके पीछे, और फोकस रहेगा इसके बीच में, और इनके थ्रू जो लाइन पास करेगी उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करेंगे ए बी से, और ऑब्जेक्ट है अपराइट इरेक्ट। ये है ऑब्जेक्ट ए बी। सो पहले हम कंसिडर करेंगे रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगी, और हमें लगेगा कि वो फोकस में से आ रही है, फोकस में से रिफ्लेक्ट होके जा रही है। और क्योंकि हमें लग रहा है, तो यहाँ बनाएंगे हम डॉटेड लाइन। ओके, नाउ एक और रे ऑफ लाइट हम लेंगे, और हम उसको ऐसे लेंगे जैसे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो जाएगी, वो वैसे ही अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, क्योंकि यही नॉर्मल भी है, क्योंकि हमें ये लग रहा है। तो इस लाइन को हम बनाएंगे डॉटेड। अब जो रेज ऑफ लाइट है, ये दो रेज ऑफ लाइट जो है, इन दोनों ने इंटरसेक्ट, जहां हमने अज्यूम किया है इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, इधर। और ये बन गई आपकी इमेज, जिससे मैं डिनोट कर रहा हूँ ए डैश बी डैश से। तो ये मैंने देखा, आप देखोगे इसमें एरो मैंने ऊपर की तरफ बनाया है, तो ये इरेक्ट है, और इरेक्ट है ये, और ये ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है, तो ये डिमिनिश्ड भी है। सो इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, और ये एक्चुअल रेस के इंटरसेक्ट करने से नहीं बनी है, इसलिए ये वर्चुअल है। तो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड है। और इसमें आपने रेड, ये रे के एरोस जरूर शो करने, नहीं तो आपके मार्क्स जो है हाफ ऑफ उन सभी के लिए कट जाएंगे। ओके, so draw a diagram to show the image formation. In this case we have identified the mirror, it's a convex mirror, और ये है रे डायग्राम जहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तो ये आपने बनाना है, और ये है कन्वेक्स मिरर, जो कि आपके व्हीकल्स के जो विंग मिरर्स हैं, साइड व्यू मिरर्स हैं, वो रहते हैं कन्वेक्स मिरर्स। With this we are done with this question and all the questions of this set. So do like, share and subscribe. Thank you for watching.